So this video is the second part of understanding human development. फर्स्ट पार्ट हम वीडियो पहले मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं. सो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं मेनली यूनिट 2 और ये आपका एग्जाम जो है 4 डेज पर, जैसे मैंने आपको बताया 18th, 20, 22 एंड 30 जुलाई को. तो चारों ही दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना. और पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इसमें आने वाले हैं. आज की वीडियो है पार्ट 2 के ऊपर. पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. सो यूनिट 2 हमारे पास है एरिक एरिक्सन के ऊपर, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं उनकी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट. दूसरा हमारा लेसन होने वाला है कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड तीसरा लेसन हमारा होने वाला है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो कि किसका है, उरी ब्रॉनफेनब्रेनर को. मतलब इनकी है ये, एंड उरी हम इनको बोलेंगे पूरे चैप्टर में, अपने पूरे वीडियो में, बिकॉज इनका इतना बड़ा नाम बोलना ब्रॉनफेनब्रेनर, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. यूनिट 2 पे हम आ चुके हैं, दैट इज लेसन 1 एरिक एरिक्सन, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट. तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, दैट इज कि एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी कैसी थी, मतलब क्या थी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, एंड कैसे उसने एक्सप्लेन किया स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को. सो एरिक एरिक्सन की जो है, हम ये इनका भी नाम एरिक ही रख सकते हैं. सो एरिक की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी थी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, वो प्रपोज करती है इंडिविजुअल्स को गो थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेजेस थ्रू देयर लाइफ्स. मतलब बताया गया कि कैसे वो साइकोलॉजिकल जो है लाइफ, उनके स्टेजेस होते हैं लाइफ में, एंड विद ईच स्टेज प्रेजेंटिंग अ यूनिक डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंज. क्योंकि अब जैसे आप हर एक टास्क को, हर एक स्टेज को जब पार करके जाते हो, तब उस स्टेज से कुछ ना कुछ सीखते हो, तब भी कुछ ना कुछ उससे लर्निंग होती है. और जो एरिक्सन है वो बिलीव करते हैं कि जो एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन है ऑफ दिस टास्क, वो कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी एंड कोहेरेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी. और ये जो थ्योरी है वो एनकम्पासिस करती है थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस. फर्स्ट हमारा स्टेज है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, इन्फेंसी. सो इस स्टेज में क्या होता है कि जो इन्फेंसी में जो है, इन्फेंट्स आपको पता है क्योंकि इन्फेंसी के बारे में देखा हमने. इन्फेंट्स जनरली कौन होते हैं, जो कि 2 साल तक के बच्चे होते हैं, दैट इज इन्फेंट्स. वो डेवलप करते हैं एक सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन देयर बेसिक नीड्स आर कंसिस्टेंटली मेट. मतलब कि उनको पता चल जाता है कि कौन किसके साथ वो सिक्योर ज्यादा है, उनको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, और किसके साथ ट्रस्ट करना है जनरली उनको आ जाती है. लाइक वो अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ ज्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स. और जो कन्वर्सली जो है इनकंसिस्टेंट और निग्लेक्टफुल केयर कैन लीड टू मिसट्रस्ट. और कई बार अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमारे को ये चीज नहीं मिल रही, तो उससे उनको क्या होता है, उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता. नेक्स्ट हमारा होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, एक तरह से हम कह सकते हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड की एज मैंने आपको बताई थी, डेट इज 2 to 6 ईयर्स जनरली. और इस समय जो टॉडलर्स को जनरली क्या लगता है कि उनको एक तो शेम फील होती है बहुत जल्दी. अगर किसी ने उनको थोड़ा सा बुली करने की कोशिश करी, तो वो बहुत जल्दी शेमफुल हो जाते हैं. वो उनको लगता है कि हमारी किसी ने बहुत ज्यादा बुरी बेइज्जती कर दी और हम जी नहीं सकते, मतलब उनको एक तरह से शेम बहुत ज्यादा जल्दी होती है और वो रोने लग जाते हैं. सो टॉडलर से एक डेवलप करते हैं सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, जैसे ही वो एजर्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लोर करते हैं अपनी एबिलिटी को. पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है ऑफ ऑटोनॉमी वो बिल्ड करते हैं अपने कॉन्फिडेंस उसमें, वाइल जो ओवरली रिस्ट्रिक्टिव या फिर क्रिटिकल एनवायरनमेंट जो है उससे उन्हें शेम या फिर डाउट बहुत ज्यादा होता है. देन हमारे पास है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, प्री स्कूल एज. सो जो प्री स्कूलर्स जो जनरली एंगेज होते हैं इन एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड टेक करते हैं, मतलब वो जनरली क्या करते हैं, एंड टेक इनिशिएटिव, मतलब वो पार्ट लेते हैं एक टाइप से इन देयर स्कूल, इन देयर एक्शंस एंड प्लेस. मतलब कि जनरली वो प्लेस वगैरह में बहुत सारी चीजों में पार्ट लेना पसंद करते हैं. एंड सक्सेसफुल जो है एक्सपीरियंस जो है वो क्या करते हैं, उनको एक सेंस देता है ऑफ पर्पस एंड इनिशिएटिव, वाइल एक्सेसिव क्रिटिसिज्म या फिर ओवर कंट्रोल जो है उनको एक गिल्ट में डालती है या फिर इनहिबिशंस, या ऐसा कुछ वर्ड है. सो ये नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. सो स्कूल एज में जो है हमने देखा है जनरली क्या होता है कि जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं कि वो मास्टर न्यू स्किल्स कर सके, मतलब न्यू स्किल्स को जनरली जल्दी से जल्दी सीख सके. उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि जिज्ञासा होती है उन्हें कि मुझे ये चीज भी सीखनी है ताकि मैं अपने फ्रेंड्स से अपने फ्लॉन्ट कर पाऊंगा इस चीज का. एंड वो एंगेज करते हैं इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में. सक्सेस जो है उससे क्या होता है, उनको एक कम्पिटिटिवनेस की जो है, मतलब दूसरों से, जैसे कहते हैं ना एक टाइप से, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मैं बहुत तेज भागता हूँ, तो वो और लोगों से जो है मतलब जल्दी, मतलब क्या करते हैं, कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम कितना आगे हैं तुमसे. वेरेज अगर वो पीछे रह जाते हैं, अगर जो बच्चा जो है ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा, तो उसको एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है और कह सकते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ, उसको फेलियर वाली फील आती है. देन वी हैव इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एडोलेसेंस.
सो एडोलेसेंस आपको पता ही है रोल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स से कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, तुम्हारी अभी तक ये हरकतें ही चल रही हैं। एंड कई बार जब तुम बड़ों वाली हरकतें करते हो तो लोग कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हो कि तुम हमारी बातों के बीच में बोलो। तो इट्स लाइक कि बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा रोल कंफ्यूजन होती है कि क्या वो बड़ा हुआ है या फिर क्या वो बड़ा नहीं हुआ या फिर वो अभी भी छोटा है। सो एडोलेसेंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी को कि कहाँ पर वो बड़े हुए हैं, कहाँ पर वो छोटे हुए हैं। जब एक छोटे बच्चे के साथ है वो तो उनको ऐसा बिहेव करना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर किसी बड़े के साथ है तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल अगर बिहेव करते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना मतलब कोई है नहीं है, मतलब ऐसे कहते नहीं पिद्दी सा है अभी और हमारे साथ मतलब बातें कर रही है हमारे ग्रुप में ऐसा। तो उनको जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है विद डिफरेंट रोल्स एंड वैल्यूज एंड बिलीव्स। सक्सेसफुल आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो लीड करता है क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ एंड एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और वही अगर फेलियर होता है इसमें तो क्या होता है, वो रोल कंफ्यूजन बच्चे में बहुत ज्यादा आती है। देन वी हैव इज इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। दैट इज कि यंग एडल्टहुड जो है जनरली क्या करते हैं वो इंटीमेट हो जाते हैं जल्दी से जल्द रिलेशनशिप्स में एंड स्टैब्लिश करते हैं मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स, फॉर्म करते हुए एक हेल्दी रिलेशंस। कई बार वो इमिटेट करते हैं रिलेशनशिप्स लीड्स टू इंटीमेसी, वाइल वो अवॉइड करते जब वो इंटीमेसी तो उनको क्या लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा अलग अलग से रह गए हैं। मतलब अगर आप फ्रेंड ग्रुप्स में नहीं हो और इस टाइप की बातें हो रही है और अगर आप उसमें नहीं इन्वॉल्व करें अपने आप को तो लोगों को लगता है कि यार ये तो कितना अजीब सा है, उससे कोई बात नहीं करता, आइसोलेशन में रह जाता है वो। तो ये सब चीजें फील होती है। देन वी हैव इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, दैट इज मिडिल एडल्टहुड। सो मिडिल एज जो है एडल्ट वो फोकस करते हैं ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एक्सपीरियंस करते हैं वो प्रोडक्टिविटी एंड जनरेटिविटी प्रमोट करते हैं जिससे वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट को। वाइल अगर वो स्टैग्नेशन हो जाता है मतलब रुक जाती है ये ग्रोथ तो वो क्या करते हैं लीड करती है एक अनफुलफिल्ड पोटेंशियल को। नेक्स्ट वी हैव इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। सो एक लेट एडल्टहुड कौन सा होता है, वो एडल्टहुड होता है आई थिंक जो 40 से 60 वाला होता है। सो दैट इज लेट एडल्टहुड। इस फाइनल स्टेज जो है ये एक टाइप का फाइनल स्टेज है उनके हिसाब से। तो इस फाइनल स्टेज में क्या होता है, ओल्डर एडल्ट्स जो है जनरली वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ को, अचीव करते हैं एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी को और इन्वॉल्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ सक्सेसेस को एंड फेलियर्स को एंड फाइंड करते हैं वो मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन। डिस्पेयर जो है वो अराइज कर सकता है फ्रॉम रिग्रेट्स and feeling of unfulfilled life goals. नेक्स्ट है इस एरिक्सन की जो थ्योरी है एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुली नेविगेटिंग, लाइक ये एक आपका नोट दे रखा है कि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुली नेविगेटिंग दीज साइकोलॉजिकल स्टेजेस टू डेवलप अ कोहेसिव सेंस ऑफ सेल्फ एंड एस्टैब्लिश करता है ये हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अदर्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट लेसन नाउ, लेसन 2, कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो कॉलबर्ग की थ्योरी क्या है मॉरल डेवलपमेंट की, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेजेस है इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस के थ्रू इन देयर मॉरल रीजनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि लॉरेंस की जो कॉलबर्ग थ्योरी है, सो दैट इज की लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेस है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस होती है वो, एंड जैसे मॉरल रीजनिंग होती है, एडवांसिंग होता है एंड देन मोर सिंपलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव्स होते हैं टू मोर कॉम्प्लेक्स। और इसमें प्रिंसिपल रीजनिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं एंड ईच विद 2 स्टेजेस, मतलब 3 लेवल्स है और हर तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस होते हैं। सो लेवल 1 में हम आ जाते हैं दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। सो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का हमारा जो स्टेज 1 है दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सो इंडिविजुअल से इस स्टेज में वो फोकस करते हैं कि वो अवॉइड कर सके पनिशमेंट को एंड ओबे कर सके अथॉरिटी को, फिगर्स को, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को। मोरल डिसीजंस जो है जनरली बेस्ड होते हैं ऑन अवॉइडिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देन हमारे पास आ जाते हैं स्टेज 2 जिसमें हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है कंसीडर करते हैं अपने ओन नीड्स को एंड इंटरेस्ट को, वाइल ऑल्सो वो रिकॉग्नाइज करते हैं अदर्स लाइक दैट अदर्स हैव देयर ओन इंटरेस्ट। मोरल डिसीजंस जो है जनरली ड्रिवन होते हैं बाय सेल्फ इंटरेस्ट बट में इन्वॉल्व रेसिप्रोसिटी एंड फेयरनेस। कमिंग टू आवर नेक्स्ट लेवल नाउ दैट इज लेवल 2 जो कि हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी में हमारे 2 स्टेजेस आते हैं दैट इज स्टेजेस 3 एंड 4। सो स्टेज 3 में हमारा होता है मेनली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो इंडिविजुअल्स जो है इस स्टेज में मेनली कंफर्मिटी, अप्रूवल एंड मेंटेनिंग करते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को। मॉरल डिसीजंस जो है वो जनरली बेस्ड होते हैं ऑन द डिजायर टू बी सीन एज अ गुड पर्सन टू लिव अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन, कि वो चाहते हैं कि जैसे और लोग हैं वैसे हम उनके साथ साथ रह सके, जैसे हम कहते हैं भेड़ चाल में जनरली चलना,
तो वो ये चीज चाहते हैं उस समय करना, वो चाहते हैं कि हम किसी से अलग ना दिखे या फिर हम किसी आइसोलेटेड ना रहें। दैट इज द मेन वर्ड। नेक्स्ट हमारा स्टेज है स्टेज 4, जिसमें वो मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर को। और इस स्टेज में जनरली जो है इंडिविजुअल्स अपहोल्ड करते हैं सोशल नॉर्म्स को, लॉज को एंड रूल्स को, ताकि वो मेंटेन कर सके सोशल ऑर्डर को। मॉरल डिसीजन जो जनरली गाइड किया जाता है बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एंड जो उनका बिलीफ होता है दैट सोसाइटी का जो रूल है शुड बी फॉलोड, कि उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई हम सबको सोसाइटी के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। एक चीज याद रखना कि आपको पेपर में ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन से स्टेजेस जो है वो उसमें थी। लाइक हमारा जो पहले हमने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, एरिक एरिक्सन का। एंड अब जो हमने कॉलबर्ग का पढ़ा, तो इसमें आपको याद रखना कॉलबर्ग में टोटल 3 लेवल्स होते हैं और हर लेवल में 3 स्टेजेस होते हैं। और स्टेज का आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये चीज आप लिख के रख सकते हो, ये मत लिखो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मत लिखो, बट एक लिख के रख सकते हो। जैसे लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें हमारा आता है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 का नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और स्टेज 4 का नाम है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तब ये चीजें लिख के रख सकते हो, बिकॉज ये चीजें जब तक आप लिखोगे नहीं तो याद नहीं रह पाएंगी। एक टेबल, एक फॉर्मेट, कुछ भी बना सकते हो जो कि आपके लिए पेपर पे भी इजी रहेगा। और पेपर में भी ट्राई करो इस टाइप की टेबल्स बनाने का, क्योंकि जब आप ऐसे टेबल्स बनाते हो तो टीचर को भी लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है। लेवल 3 है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ऑल्सो अगर आपने पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं भी करी है, तब भी अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, टेबल्स, लाइंस, या फिर एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हो, तो टीचर को अपीलिंग लगता है और जिससे टीचर को पता चलता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने मेहनत करी है, एंड देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। और यही तो चाहिए लाइफ में। स्टेज 5 है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसमें, जो इंडिविजुअल्स है इस स्टेज में जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो उनके मॉरल रूल्स हैं और जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं उनके, जो मतलब आर द सोशल एग्रीमेंट्स जो कि चेंज हो सकते हैं एंड उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। डिसीजन जो जनरली बेस्ड होते हैं ऑन इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ग्रेटर गुड। मतलब कि जो भी लगता है कि हाँ ये ज्यादा सही है, तो वो उसी पे जो है हमारे जनरली रूल्स वगैरह हम बनाते हैं, डिसीजन हमारे जनरली बनाते हैं। स्टेज 6 हमारा होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। सो ये हमारा होता है फाइनल स्टेज, जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है अडेयरिंग टू इन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, पर्सनल मॉरल कन्विक्शंस। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, आपने पेपर में भी मतलब बचपन में भी पढ़ा होगा कि सूरज हमारा जो है, लाइक आई थिंक सूरज हमारे बाकी सारे उनका ग्रह का चक्कर लगाता है, ऐसा कुछ। तो मतलब इट्स लाइक अ फैक्ट। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं फैक्ट। इंडिविजुअल्स जो जनरली एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, इवन इफ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है विद सोसाइटल नॉर्म्स और लॉज। मतलब वो एक अपने उनके लॉज बन जाते हैं, अपने उनके रूल्स बन जाते हैं, अपने उनके डिसीजन बन जाते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। देन वी हैव इज दिस वन, दैट इज की कॉलबर्ग थ्योरी, जो सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअल्स है उनको प्रोग्रेस करना चाहिए थ्रू दी स्टेजेस sequentially and with each stage building upon the previous one. However, not all individuals जो है वो रीच कर पाते हैं हाईएस्ट स्टेज पर, as moral reasoning जो है वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर्स पर। कॉलबर्ग की जो थ्योरी है जो कि प्रोवाइड करती है इंसाइट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग मॉरल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। Coming to our last lesson now, lesson 3, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, जो कि हमारा यूरी का उरी, या इसे हम उरी बोलेंगे। सो दैट इज उरी ब्रॉनफेनब्रेनर। सो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है ये इनका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एंड कैसे जो ये एक्सप्लेन करता है, हमारे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब ये कैसे एक्सप्लेन करता है, हाउ डज इट एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब ये कैसे इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करता है ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो जो उरी जो है उनका इकोलॉजिकल सिस्टम जो है थ्योरी, वो प्रपोज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को और वो इन्फ्लुएंस करता है बाय मल्टीपल एनवायरमेंटल सिस्टम्स जो कि इंटरैक्ट करते हैं और शेप करते हैं इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट को। ये जो थ्योरी जो है वो कंसिस्ट करती है फॉलोइंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रो सिस्टम एंड दूसरा हमारा मीजो सिस्टम। सो पहला हम देख लेते हैं माइक्रो सिस्टम के बारे में। दैट इज माइक्रो सिस्टम जो रेफर करते हैं कि हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट पे जो है, लाइक टू द इमीडिएट एनवायरनमेंट्स इन विच इंडिविजुअल जो उनका डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, कम्युनिटी सेटिंग्स, इन सब के ऊपर। जो माइक्रो सिस्टम होता है उनका मोस्ट इमीडिएट और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पर होता है और ये प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट फॉर रिलेशनशिप्स एंड सोशलाइजेशन। देन हमारे पास है मीजो सिस्टम। अब इसके लिए भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं, जैसे कि आप सबसे ऊपर लिख दिया आपने उरी ब्रॉनफेनब्रेनर एंड नीचे आपने साइड साइड में लाइंस बनाकर नीचे लिख दिया, जैसे एक लाइन आपने यहाँ पे बनाई, ये है माइक्रो सिस्टम, ये है उसका एक ऑप्शन है मीजो सिस्टम, इसमें हमने लिख दिया एक्सो सिस्टम। तो दैट इज कि आप सारे इसमें लिख सकते हैं, जैसे आपको नाम भी याद रहेंगे।
सो देन वी हैव इज मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम जो जनरली एनकम्प्राइज करता है ये बहुत सारे लिंकेजेस को, जैसे ये इन्वॉल्व करता है लिंकेजेस सच एज फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, कम्युनिटी सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स वो इन्फ्लुएंस करती है फैमिली डायनेमिक्स को ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एट स्कूल। जो मीजो सिस्टम होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे जो है एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स जो है वन सेटिंग के इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को इन अनदर। देन वी हैव इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में मेनली देखने वाले हैं कि एक्सो सिस्टम इंक्लूड करता है सेटिंग्स दैट आर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, पहला हमारा क्या था माइक्रो सिस्टम जो था वो हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा था, बट ये हमारा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये चीजें भी आप डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो। ये जो है एक सोशल सिस्टम्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट स्टिल उनका एक इम्पैक्ट होता है, मतलब इसका इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ पर। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वर्कप्लेस एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड मास मीडिया। चेंजेस होते हैं और इवेंट्स के, मतलब चेंजेस और इवेंट्स इन द एक्सो सिस्टम कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड डेवलपमेंट। देन वी हैव इज मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम जो है वो रेफर करते हैं टू द ब्रॉडर कल्चरल, सोसाइटल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को इन विच जो अदर सिस्टम्स जो थे उनको आर एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। ये इंक्लूड करते हैं कल्चरल वैल्यूज को, सोसाइटल नॉर्म्स को और इकोनॉमिक सिस्टम्स को एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को। जो मैक्रो सिस्टम्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूज, बिलीव्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इन द अदर सिस्टम्स। ये शेप करते हैं एक्सपीरियंस के उनको एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट। देन वी हैव इज क्रोनो सिस्टम। सो जो क्रोनो सिस्टम है वो इन्वॉल्व करता है डायमेंशंस ऑफ टाइम, dimension of time and how जो changes and transitions जो है over time affect individuals development। ये include करते हैं both normative life transition को, example puberty, marriage and retirement, and non normative events को जैसे कि divorce, job loss और societal upheavals को। और ये change करते हैं हमारे क्रोनो सिस्टम को, जिससे क्या होता है सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट या क्रूशियल इम्पैक्ट होता है ऑन इंडिविजुअल्स development by altering the conditions of and context in which they live. So with this we are ending this video here only। ये आपका लास्ट नोट है, ये अगर आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। With this we are ending this video here only। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अगले पार्ट के लिए भी कमेंट में जरूर बता देना, और जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसके बारे में भी आप कमेंट्स बता सकते हो। So stay safe and thanks for watching। Bye bye।